Mm, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। आज मैं जो एक टॉपिक अप्रोच करने वाला हूँ वो है राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। ये टॉपिक काफ़ी बार पॉपअप हुआ माई गूगल फॉर्म में, और हम लोग बिलीव करते हैं कि ये काफ़ी टॉपिक है, इसमें आप लोग काफ़ी डाउट है, सो विल बी क्लियरिंग द डाउट। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। मैं बार बार मुझे स्विच करना पड़ेगा क्योंकि मैं लोग को एडमिट कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड दिस टेम्पररी डिस्ट्रप्शंस। ओके, तो राइज ऑफ नेशन स्टेट्स अभी तक पता नहीं चला है, तो मैं मोहम्मद डान खा रहा हूँ, इंडियन सेक्रेटरी हिस्ट्री सोसाइटी का। ओके, अब राइज ऑफ नेशन स्टेट्स में हम लोग तो इस टॉपिक से हम लोग तीन चीजें डिस्कस करेंगे। कॉजेस, कैसे ये कॉज हुआ, किसकी कौन कौन सी रीजन जिसने कंट्रीब्यूट किया राइज ऑफ नेशन स्टेट्स के लिए, फिर आखिर राइज ऑफ नेशन स्टेट्स था क्या, और फाइनली से क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे उससे, इन सब के नेशन स्टेट जो बने उनसे क्या जाके फॉर्म हुआ। अब हमने इसे काफी ऊपर से देखना होगा क्योंकि हम डीपली इसमें जाते नहीं हैं, और इवन मतलब जो हमारा मेन कोर्स है उसमें भी ये डीपली नहीं लेके आते क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है अपने आप पे। बट हाँ, जितना हम अप्रोच कर सकते हैं हम उससे करेंगे। ओके, उससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, में कुछ टर्म्स समझ चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट। पहली बात ये होता है कि नेशन क्या है। नेशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज। दे आर यूजुअली ऑफ द सेम एथनिक कल्चर्स। नेशन एक तरह से उन सब पीपल को, लोगों को मिल के बनता है जो कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री या कल्चर से बिलोंग करते हैं। उन लोग की जिसकी सेम कल्चर हो, सेम हिस्ट्री हो, लैंग्वेज हो, उन लोग से, लोगों से बनता है नेशन। ये याद रखिएगा। और ज़्यादातर उस टाइम में डेफिनेशन जो है वो एक्सिस्ट करती है, यूजुअली ऑफ द सेम एथनिक कल्चर, सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं। ये जो है, ये डेफिनेशन मॉडर्न स्टैंडर्ड से शायद अपहोल्ड ना हो सके। मॉडर्न स्टैंडर्ड से काफ़ी एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में हम लोग नेशन को इस तरह ही डिफाइन करेंगे। सेकेंड इज स्टेट। A state is a territory considered as a political community under a government. तो एक स्टेट जो है वो एक तरह की, आप समझ सकते हैं कि एक टेरिटरी जिसमें उसकी अपनी गवर्नमेंट है, वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और उसकी अपनी कॉइनेज, अपनी ओन इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है। Clergy, the body of all people ordained for religious duties, especially in the Christian church. Clergy basically वो हर पर्सन जो कहते हैं कहीं ना कहीं क्रिश्चियन चर्च से जुड़े हुए थे। Nobility, group of class belonging to the highest class in society, that is aristocracy. उन लोग को नोबिलिटी कहते हैं, हम लोग जो लोग हाई क्लास एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते थे। फिर आता है लास्टली फ्यूडलिज्म। नोबिलिटी, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो लैंड होल्ड करते थे क्राउन से, मतलब जो भी मुनाक होता था वो देता था उन्हें लैंड इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस। तो उस टाइम पे आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे किसी भी मुनाक की अपनी आर्मी नहीं होती थी, बल्कि क्या था, वो इन फ्यूडल लॉर्ड्स को बोलता था कि आप लोग इकट्ठा करो, जब मुझे जरूरत हो तो मैं आपसे मांगूंगा इन लोग को। ठीक है। ज्यादातर ये जो फ्यूडल मुनाक्स थे, ये लोग, इन लोग के अपने कैपिटल जो थे वहां पे उन लोग का होता था। बाकी तो मतलब वहां उन लोग की पावर होती थी ज्यादा मेजर। बाकी एरियाज में यूजुअली वो क्या करते थे, वो इन फ्यूडल लॉर्ड्स को हायर करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन सब कुछ वो करते थे। तो जहाँ पीजेंट्स को लॉर्ड की लैंड पे देने की आदत, उन्हें राइट दिया जाता था, तो उसको वो
क्या कहते हैं कि क्या कहते थे वो उसको हाँ, इंटर्न उसकी जगह वो लोगों ने होमेज लेबर और एक शेयर ऑफ प्रोड्यूस देते थे इन लिeu फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन। अब ये डेफिनेशंस हो गई। अब आता है यूरोपियन मैप 15th सेंचुरी। यूरोपियन मैप 15th सेंचुरी कुछ ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं होली रोमन एम्पायर है, फ्रेंच एम्पायर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, मॉन्टेनेग्रो, ऑटोमन एम्पायर। ये पर्पल में ऑटोमन एम्पायर है पूरा। ये आपको दिखा सकता है कि एक आइडिया आपको दे सकता है होली रोमन एम्पायर कितना एक्सटेंट का था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है इन द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। कॉजेस कॉजेस में सबसे पहले आते हैं डिक्रीजिंग फ्यूडल पावर। आप लोग जानते होंगे कि अराउंड 14 सेंचुरी लेट अर्ली 14 सेंचुरी भी और लेट 13 सेंचुरी में हम इवन कंटिन्यू करता रहा। हमने देखा ब्लैक प्लेग था। ब्लैक प्लेग जो था उसकी वजह से काफी जो जो काफी गवर्नमेंट्स जो उस टाइम की जो मुनाक्स एस्टैब्लिश थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स एस्टैब्लिश थे, उन लोगों की पावर काफी गिर गई थी। रीजन ये था क्योंकि ब्लैक प्लेग ने अराउंड आउट ऑफ एवरी 10th हर 8th पर्सन को की डेथ हुई थी ब्लैक प्लेग में। तो आप समझ सकते हैं कितना उन लोग की लाइफ अफेक्ट हुई थी। सेकेंड है पावर कंसोलिडेशन। पावर जो थे रूलर्स जो थे मोनार्क्स अपने कंसोलिडेट करना चाह रहे थे। वो लोग डर गए थे कि कहीं ये फ्यूडल लॉर्ड्स हमारे ही अगेंस्ट ना चल जाएं, क्योंकि ये रियलिटी थी। यूजुअली होता था कि अगर कोई फ्यूडल लॉर्ड्स चला भी जाता था तो और फ्यूडल लॉर्ड्स की हेल्प से वो उसे गिरा सकते थे, उसे क्या कहते हैं उसकी पावर को चेक में ला सकते थे। बट ये केस नहीं था अगर वो सब फ्यूडल लॉर्ड्स मिलकर किंग के अगेंस्ट राइज कर जाएं, और दैट वाज अ वेरी रियल सिनारियो। फिर राइजिंग नेशनलिज्म। कई सारी हम लोग देखेंगे कि वॉर से आगे अगला पॉइंट वॉर ही है। कई सारे इवेंट से पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि लोगों में एक नेशन से रिलेटेड एक फीलिंग दिखने लगी थी। और ये जो था, अगर आप कोई पूछे कि इससे पहले नहीं था, था तो नेशन नेशनल, लेकिन उतने लेवल की नहीं थी। लोग ज्यादा अपने आप को अपनी टेरिटरी से, जो अपने छोटे से लोकल एरिया से, उससे ज्यादा बिलोंग करते थे। वो उससे ज्यादा अपने आप को एसोसिएट करते थे। तो कहते थे जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं, हम उनके अंदर काम करते हैं। वो ये नहीं कि अगर कोई आपको सपोज करिए उस टाइम का एक ब्रिटिश नेशनल मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि वो जो था वो अपने जो एरिया है, सपोज के ससेक्स का है, तो ससेक्स के जो फ्यूडल लॉर्ड है उससे ज्यादा अपने आप को एसोसिएट करते थे, या वहाँ के एरिया ज्यादा एसोसिएट करते थे, इंस्टेड ऑफ एसोसिएटिंग एज देम एज ब्रिटिश सिटीजन्स। और कहते हैं उस एरिया उस टाइम पीरियड में आप ये समझे कि ये जो जो भी कहते हैं उन लोग के बिलीफ, मतलब इतना स्ट्रांग बिलीफ था कि ज्यादातर लोग तो अपने जो विलेजेस थे उससे बाहर निकलते ही नहीं थे, उससे आगे जाते ही नहीं थे। इस लेवल का नेशनलिज्म, बट ये हल्के हल्के डेवलप होने लगी। द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ नेशन, ऑफ बिलोंगिंग टू अ सेम एथनिक कल्चर। फिर आता है रिलीजियस वॉर्स। कई सारे वॉर्स हुए, ऑब्वियसली आप जानते हैं वॉर्स में पेट्रियोटिक फीलिंग्स राइज हो जाती हैं। लोग को बिलीव होने लगता है कि हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र, सो एंड सो फोर्थ। तो कहते हैं सिमिलरली वॉर्स ने काफी नेशनलिज्म, एक नेशनल फीलिंग को डेवलप करने में हेल्प किया। और वो हम देखें कैसे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यूरोप टर्मोइल में था। पूरे यूरोप में कहीं ना कुछ वॉर चल रही थी। ब्रीफ पीरियड्स ऑफ पीस होते थे बीच में, लेकिन ज्यादातर टाइम पे वॉर्स कुछ ना कुछ तो चल रही होती है। फिर रिलीजियस बिलीफ्स। आप लोग जानते हैं इस टाइम पे ही मार्टिन लूथर ने 93 थीसिस लगाई थी। प्रोटेस्टेंट कहते हैं बिलीफ राइज होने लगा था। और प्रोटेस्टेंटिज्म होगा, कैथोलिसिज्म भी राइज पे। कैथोलिसिज्म की पावर डिक्रीज हो रही थी, लोग पेपल पावर में अब बिलीव करना कम हो रहे थे। तो रिलीजियस बिलीफ की ऐसे भी हम लोग देखेंगे। और लास्टली ब्लैक प्लेग ने काफी हद तक वीकेंड कर दिया था फ्यूडल सिस्टम को। ओके, आगे जाते हैं।
द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। अब देखिए नेशन स्टेट्स में हम लोग 3 स्टेट्स हैं जो पर्टिकुलरली जिस पे हम लोग फोकस करेंगे, वो है इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस। और लास्ट स्टेट है ये नेशन स्टेट्स आखिर फॉल गिरे कैसे, कैसे ये नेशन स्टेट्स खत्म हुए। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड की इन सब में सबसे पहले राइज होती है, और देखा जाए तो ये एक ऐसा नहीं है कि 1 साल में या 2 साल या इवन 100 साल में हो गया हो। ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा प्रोसेस था, काफी टाइम लगा था। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कहते हैं बताऊं कि एग्जैक्टली नेशन स्टेट्स में क्या हुआ था, और कहते हैं ये नेशन स्टेट्स फॉर्म कहाँ कहाँ कैसे हुए थे। उससे पहले मैं आपको एक वर्किंग डेफिनेशन देता हूँ कि नेशन स्टेट्स आखिर होता क्या है। काफी लोग जो हैं नेशन स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक पूरी परफेक्ट डेफिनेशन इसकी फॉर्म कई बार नहीं हो पाती है। कई बार हम थोड़ा चूक जाते हैं एग्जैक्टली डिफाइन करने में। तो नेशन स्टेट जो होता है, हमने जैसे हम आपको बताया था कि डेफिनेशंस में नेशन एक ऐसी पीपल है जो सेम एथनिक कल्चर से बिलोंग करें, और स्टेट एक टेरिटरी। अब यूजुअली क्या होता था, लोग जो थे नेशन अपने आप को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर गवर्नमेंट के अंदर मानते थे, वो एक स्टेट का पार्ट है, उन्हें कोई ना कोई गवर्न कर रहा है, और यूजुअली वो एक मुनाक होता था। लेकिन उन लोग के लिए नेशन जो था वो इतना बड़ा नहीं होता था। नेशन के लिए उन लोग का छोटा सा वो रीजन होता था। जैसे मैंने आपको ससेक्स का एग्जांपल दिया, तो अगर सपोज कहीं कोई एक पर्सन जो ससेक्स से बिलोंग करता हो, या फिर से फ्रांस में कोई वर्सेल, द पैलेस ऑफ वर्सेलिस जो हम कहते हैं, तो वर्सेली तो एक छोटा सा गांव था, वो काफी टाइम बाद जाके एक मेजर सिटी बना था, वो हम देखेंगे। बट तब तक ये है, तो एक नेशन स्टेट क्या होता है, वो एक ऐसा होता है, एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा रीजन जो है जो बोथ नेशन भी है और एक स्टेट भी है। दैट मीन्स अगर सपोज करिए हम लोग कहें इंग्लैंड का एग्जाम्पल लें, तो इंग्लैंड के एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड को एक नेशन स्टेट हम इसलिए कह सकते हैं उस टाइम पीरियड में, क्योंकि वहां के लोग एक सेम कल्चर से बिलोंग करते थे। प्रोटेस्टेंट से सब सब जो थे, ब्रिटिश नेशनलिज्म डेवलप हो गई थी। और स्टेट आप देखेंगे हेनरी सेवेंथ ने काफी फ्यूडल सिस्टम को चेक करने के लिए काफी लॉस को प्लेस किया था। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बाद में पता चलेगा। ओके। तो इंग्लैंड, इंग्लिश का अर्लीस्ट राइज हुआ, शुरुआत हुआ नॉर्मन इन्वेजन से। नॉर्मन इन्वेजन से पहले 1066 एडी से पहले जो थे सेल्ट्स लोग रहते थे इंग्लैंड में। सेल्ट्स ट्राइब थी, और ये ट्राइब से ये एंग्लो सैक्सन, आपको याद अगर आपने पढ़ा हो या जाना हो सुना हो, तो एंग्लो सैक्सन जो थी ये एक वो थी ट्राइब्स थी जो सेटअप वहां से जर्मन से आई थी, जर्मनी के एरिया से। तो एंग्लिस वहां पे एक गांव का नाम है, सैक्सनी वहां पे एक गांव का नाम है, और जर्मनी में। तो नॉर्मन इन्वेजन में क्या हुआ था, फ्रेंच आए थे। फ्रेंच ने कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश आइल्स पे, नदर्न पार्ट ऑफ ब्रिटिश आइल्स, जिसे आज हम लोग स्कॉटलैंड कहते हैं। उस एरिया के आसपास उन्होंने अपना थोड़ा सा रूल शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे सबसे पहले एक फीलिंग डेवलप हुई थी लोग की कि हाँ, हम लोग बिलोंग जो करते हैं वो एक ऐसे एरिया से करते हैं, अपने आप को नेशनल यूनाइट हुए थे ये ट्राइब्स, एक तो सेल्ट्स। और ये याद रखिए कि ये पे थोड़ा सा एरिया था, बाद में और फैल गया था। लेकिन हाँ, फाइनली लोग को कुछ एक ये होने लगी कि हम लोग ब्रिटिश आइल से बिलोंग करते हैं। फिर आता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा काफी टाइम बाद आता है ऑल्दो, लेकिन मैग्ना कार्टा ने क्या किया, मैग्ना कार्टा ने किंग की पावर को चेक में लाए, और किंग की पावर्स को जो किंग की ऑटोक्रेटिक पावर्स को थोड़ा चेक में लाए और उसे कंट्रोल में किया। और मैग्ना कार्टा से थोड़ी राइट्स की बात डिस्कस हुई। किंग जो था किसी को बिना कोई कहते हैं प्रॉपर कोर्ट के नहीं अरेस्ट कर सकता था। सो मतलब एक तरह से राइट्स मिल रहे थे लोग को, एक फॉर्म ऑफ राइट्स। ठीक है, रूडिमेंट्री राइट्स थे।
फिर आता है 100 Years वॉर। 100 Years वॉर जो था वो इंग्लैंड ने लड़ा था फ्रांस के साथ। और 100 Years वॉर में जब इंग्लैंड ने ट्रूप्स अपने इकट्ठे किए और लड़ने गए तो लोगों सोल्जर्स में इवन कहते हैं जनरल पब्लिक में एक नेशनलिज्म डेवलप हुई फ्रेंच के अगेंस्ट के। हम इंग्लिश को लड़ना है अगेंस्ट फ्रेंच और जीतना है। ऑल्दो वो लोग जीत नहीं पाए थे और इंग्लैंड ने बल्कि अपनी और कहते हैं अपनी रीजन्स को अपनी पावर्स को लूज कर दिया था। सिर्फ कलाइस बच गया था फ्रेंच रीजन में। तो ये हुआ था। फिर आता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। लोग प्रोटेस्टेंट हुआ क्या कहते हैं ये चीज हुई कि अंडर काफी पहली बात तो इंग्लैंड में इंग्लैंड में हेनरी आई थिंक सो इट वाज हेनरी 8 था जिसके टाइम के अंदर उसको कहते हैं कहते हैं उसे शुरू अपनी वो करनी थी कहते हैं हाँ हेनरी 7 को अपनी एक वाइफ एक वेडिंग को उसे एक्सेप्ट करवाना था पोप से जिससे पोप ने डिक्लाइन कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपना रीजन करेंगे और क्योंकि इंग्लैंड के रूलर को फिर हेड ऑफ चर्च बना दिया गया और फाइनली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी इस तरह आई अमल में आई इंग्लैंड में। फिर फ्यूडल पावर्स जो थी वो डिक्रीज कर रही थी। हल्के हल्के फ्यूडल पावर डिक्रीज करती गई क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूडल पावर जैसे डिक्रीज करती गई तो फिर जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे इन लोग की जो पावर उसने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लाया था और वो था थ्रू द ग्लोस्ट रिवॉल्यूशन जिसकी वजह से फ्यूडल पावर्स को फाइनली कुछ कम किया गया था। फिर क्या होता है अब इस टाइम पीरियड था क्योंकि 100 Years वॉर हो रही है और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो रहा है। लोग अपने आप को एक रिलीजन से बिलोंग एसोसिएट कर रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स हैं। फ्यूडल पावर जो था वो भी डिक्रीज हो गई थी। लोगों में अब ये बिलीफ आ गया था कि हाँ हम जो है वो रूल कौन कर रहा है हमें हमें मुनाक कर रहा है हमारा। तो उन लोग में ये बिलीफ आ गया था और लास्टली फिर हाउस ऑफ यॉर्क जो है वो चैलेंज करता है हाउस ऑफ लैंसेस्टर और इस तरह से एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है बिगिनिंग ऑफ द वॉर्स ऑफ रोजेस 1461। और यहाँ पे हम इंग्लैंड को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ अभी तक जो था वो एक नेशन स्टेट था। नेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि लोग जो थे वो अपने आप को इंग्लैंड का मानते थे। लोग जो थे अपने आप को प्रोटेस्टेंट रिलीजन का मानते थे और अपने आप को बिलीव करते कि हम लोग इंग्लिश हैं इंस्टेड ऑफ से ससेक्स के हैं या एसेक्स के हैं या सरी के हैं एक्सेट्रा। बट अपने आप को मानते थे कि वो लोग इंग्लिश हैं और साथ में साथ एक मुनाक ही उन्हें रूल कर रहा था। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हाँ इंग्लैंड जो था वो एक नेशन स्टेट बन गया था उस टाइम पीरियड तक। लेकिन जैसे वॉर्स ऑफ रोजेस शुरू हुई ये चीज खत्म हो गई। फिर आता है स्पेन। 1492 के आसपास रिकॉन्क्विस्टा शुरू हुआ था मोनार्किया कैथोलिका। क्वीन इजाबेला फर्डिनांड जो थे उनको ये दिया गया था किताब मोनार्किया कैथोलिका मतलब द मोनार्क ऑफ द कैथलिक्स। और ये आपको बताता कि वो लोग कितने इंटरेस्टेड थे कैथोलिसिज्म को प्रमोट करने में कैथोलिसिज्म की ड्राइव्स करने में और कैथोलिसिज्म को इंश्योर करने की वो एग्जिस्ट कर पाए। उसके बाद फिर आता है 80 Years वॉर। 80 Years वॉर में क्या हुआ स्पेन जो था वो काफी पावर से एक साथ के लड़ा था। इस 80 Years वॉर ने क्या किया अगेन जैसे मैं आपको बताया वॉर से क्या होता है पेट्रियोटिक फीलिंग डेवलप हो जाती है लोग की अपने नेशन से बिलोंग कि हम लोग स्पेनिश हैं। जब स्पेन की शिप्स आ रही है तो ये कोई नहीं कहेगा कि स्पेन की इस एरिया की आ रही है उस साइड की ये स्पेनिश मार आ रही है या स्पेनिश आर्मी आ रही है।
तो आपको एक तरह से एक नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप हो जाता है नेचुरली वॉर्स में। फिर एक्सपल्जन ऑफ मुस्लिम्स एंड ज्यूज। अब जानते हैं कि यह हम मुस्लिम पावर्स का रूल पहुंच चुका था स्पेन में, और स्पेन में रूल चलता था, लेकिन मोरिश जो थे उन लोग को निकाला गया था। और फर्डिनांड इजाबेला ने रिकॉन्किस्टा में क्या की थी, वो सब एरियाज को ही अपने पावर में लाए थे, कैप्चर कर ली थी, कंट्रोल अपना कंसोलिडेट कर लिया था अपनी पावर। और वहां से वो मुस्लिम्स और ज्यूज को एक्सपल करने लगे। लेकिन इशू ये था, जो मुस्लिम्स और ज्यूज थे ये काफी एक मेजर पोर्शन थे उन लोग की इकोनॉमी का, और इससे उनकी इकोनॉमी हल्की हल्की गिरने लगी। फिर आता है एज ऑफ एक्सपेंशन। एज ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, हल्के हल्के ये ग्रो करने लगे। स्पेन स्पेन ने अपनी अपनी टेरिटरीज के अपनी कॉलोनियलिज्म व्यू रखने लगा। और हमने देखा कि अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इसने अपनी काफी कॉलोनीज बना ली थी। और ये और एक्सपैंड करने के लिए 80 इयर्स वॉर में भी घुसा था। लास्टली लेट 1600 में हम देखते हैं कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रक्चर होती फेल होने लगी थी। एक तो रीजन यही था, एज ऑफ एक्सपेंशन, काफी पैसा हो जा रहा था। और ऑल दो गोल्ड और सिल्वर और न जाने क्या क्या चीजें अमेरिका से आ रही थी, लेकिन इशू ये था, इन्फ्लेशन हो गया था। इन्फ्लेशन होता जब कोई भी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है चीज की, सपोज करें गोल्ड और सिल्वर, वो इतना ज्यादा हो जाता है मार्केट में कि फिर उसकी वैल्यू गिर जाती है, और लोकल मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इन्फ्लेशन शुरू हो गया था। फिर एक्सपल्जन ऑफ मुस्लिम्स एंड ज्यूज, काफी बड़े नंबर में उनको एक्सपेल किया गया था, ताकि स्पेन को एक अगेन नेशन स्टेट बना सके। तब स्पेन में क्या कहते हैं, कई सारे लोग रह रहे थे, कई सारे एथनिक कल्चर्स के रह रहे थे, लेकिन अंडर फर्डिनांड इजाबेला उन्होंने कोशिश ये की कि स्पेन में सिर्फ सिर्फ कैथलिक्स रहें, बाकी लोग को बाहर भेज दिया जाए, और वो कैथलिसिज्म को कहते हैं एक्सर्ट कर सकें, इंश्योर कर सके कि कैथलिसिज्म ग्रो हुए। बट अनफॉर्चुनेटली हल्के हल्के ये चीज उन्हीं के अगेंस्ट में कंसिडर होने लगी। फाइन, जब कॉलोनिज्म शुरू हो गई उन लोग की, तो काफी लोग अलग अलग कल्चर से लोग आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब दूसरी किसी एक एरिया को रूल करोगे तो वहां के लोग का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा आपके कल्चर पे भी। उसके बाद हम आते हैं फ्रांस पे। 1560s और 1590s के बीच में रिलीजियस वॉर चल रही थी बिटवीन ह्यूनॉट्स, फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक मेजॉरिटी। फ्रांस में भी प्रोटेस्टेंट से ह्यूनॉट्स ये थे जो कैल्विनिज्म को सपोर्ट करते थे। और कहते हैं, तो इसी को कंट्रोल करने, इसी को कम करने के लिए फ्रांस के किंग ने एडिक्ट ऑफ नाइंटिस लाया। एडिक्ट ऑफ नाइंटिस के अंडर क्या हुआ, ये डिसाइड किया कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी परसिक्यूट नहीं होगी। पर्टिकुलरली ये रेफरेंस था फ्रांस के ह्यूनॉट्स के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा अच्छा टेक्निक यूज की। उन्होंने फ्रेंच नोबल्स जो थे, मतलब नोबल्स बनाने लगे उन लोग को जो डिसेंडेंट्स थे फ्यूडल लॉर्ड्स के। अब नोबिलिटी आपको बता सकता हूँ कि वो लोग होते हैं जो बिलोंग करते हैं एरिस्टोक्रेट्स से। फ्रेंच नोबल्स, इसका मतलब ये था कि वो लोग जब डिसेंडेंट्स उन्हें बना दिया गया, उनके डिसेंडेंट्स फ्यूडल लॉर्ड्स के डिसेंडेंट्स को उन्होंने एरिस्टोक्रेसी में इंक्लूड कर दिया, तो अब वो सपोर्ट करने लगे किंग को। और फिर लुइस 14 के अंदर, काफी वॉर्स हुई, और ये वॉर्स जो थी इन्होंने अपनी टोल लेने लगी फ्रेंच की ट्रेजरी पे, फ्रेंच ट्रेजरी पे। और कहते हैं बहुत जल्दी पैसे खत्म होने लगे, और रीजन ये था कि इस पे कोई फायदा हो भी नहीं रहा था। अब 100 इयर्स वॉर में तो उन्होंने अपने आप को फिर भी बचा लिया था, अपने आप को फिर भी सेव कर लिया था, सेफ गार्ड कर लिया था। लेकिन उनकी वॉर सिर्फ वहां नहीं थी, वो और कई सारे वॉर्स में भी थे, बल्कि 30 इयर्स वॉर में भी थे। फिर लास्टली क्या होता है, फ्रांस जो था वो
सॉरी, रिवोक कर दिया गया इडिक्ट ऑफ नांटेस लुइस 14 ने, और स्टार्ट करिए परसिक्यूशन ह्यूनॉट्स का। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं, जहाँ परसिक्यूशन शुरू होने लगा तो एक तरह से नेशन स्टेट अगेन फॉर्म होने लगा, कि अब सब लोग जो थे, ज्यादातर मेजोरिटी पीपल जो थे, वो कहते हैं बिलोंग कर रहे थे फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कैथलिक्स। और ये और ये कैथलिक कम्युनिटी थी, ये स्ट्रांग होने लगी थी, तो अगेन एक नेशन स्टेट बनने लगा था। जो वहां के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, वो बिलोंग करते थे टू कैथलिक, उन लोग का सेम कल्चर, एथनिक कल्चर था, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। और साथ में साथ अब उन इस फ्यूडलिज्म को भी हल्के हल्के खत्म कर दिया गया था। आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी शायद टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक के अंदर आपको ये आएगा कि कैसे फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को खत्म कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। फिर उससे पहले भी हल्के हल्के मुनाक की पावर को और इस्टेब्लिश किया गया और बढ़ाया गया। फिर लेकिन 1715 में फ्रांस था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट था, लेकिन वर्चुअली उसके पास कुछ कोई पैसा नहीं था ट्रेजरी में, और बहुत पुअर हालात हो गई थी फ्रांस की। और इसी में बैकग्राउंड बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब यहाँ पे नेशन स्टेट्स जो इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस और भी आसपास होली रोमन एम्पायर में भी देखे गए थे, और इन सब में हल्के, इनमें थोड़ा लेट फॉर्म हुआ, लेकिन हाँ फॉर्म हुआ, और जिस तरह से आपका सिलेबस है उस हिसाब से हम इसे अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद फिर आता है लास्टली कि ये नेशन स्टेट्स कैसे खत्म हुए, कैसे इन लोग की फॉल हुई। 30 ईयर्स वॉर में दो डिविजन्स हो गए थे। इंपीरियलिस्ट, जिसमें होली रोमन एम्पायर, स्पेन, ऑस्ट्रिया था, जो अपने आप को कैथलिक्स मानते थे, बल्कि मानते कैथलिक्स थे। एंटी इंपीरियलिस्ट, जिसमें बोहेमिया, स्वीडन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, फ्रांस था, जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स मानते थे। और बल्कि फ्रांस तो ऑल्दो एक कैथलिक मेजोरिटी था, और कैथलिसिज्म को वो प्रमोट करता, लेकिन पता नहीं वो इस वॉर में घुस गया था, और वही प्रोटेस्टेंट साइड पे। उसके बाद क्या हुआ, इंपीरियलिस्ट जो थे वो हार गए थे, पर्टिकुलरली होली रोमन एम्पायर, स्पेन। और पीस ऑफ वेस्टफेलिया सेटअप किया गया था, जिसमें से होली रोमन एम्पायर को हल्के के डिसॉल्व कर दिया गया था। और इस तरह से बाउंड्रीज एम्पायर की चेंज हो गई, उन्होंने और टेरिटरीज को अपने अंडर ले लिया। और जब और टेरिटरीज को अपने अंडर ले लेते हैं, तो फिर अलग अलग लोग, कल्चर्स के लोग भी आने लगते हैं। आपके पास चॉइस है, या तो आप कोई एक टेरिटरी को जाने दो, या फिर एक काम करें कि आप उसकी उसे एम्ब्रेस कर लेते हैं। मैं कहा चलो एम्ब्रेस कर लेते हैं। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही जो सबसे ज्यादा बड़ा कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट था 1715 में, वो स्टेट पूरा गिर गया। और माइग्रेशन कॉलोनिज्म भी होने लगे, लोग जाने लगे, ब्रिटिश ने भी अपनी कॉलोनी सेटअप करने लगी। और कहते हैं सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन ने भी, स्पेन ने भी, फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनी सेटअप करने लगी, ऑल ओवर फ्रॉम अफ्रीका टू साउथ अमेरिका। और फिर लोग का जाना हुआ और लोग का आना हुआ। इस तरह से ये जो नेशन स्टेट्स थे, जो एक नेशन बनता सेम कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड के हो रहे थे, वो अब हल्के हल्के खत्म होने लगे। फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी हुई, और काफी उन लोग को इससे लॉस भी हुआ। और लास्टली जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, तो ये फ्यूडलिज्म, नोबल्स, नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेट्स, ये चीज खत्म पे आने को हो गई, कि अब वो लोग ज्यादा पावरफुल हो गए, इन लोग के पास पैसा था, इन लोग के पास इंडस्ट्रीज थी, और वो लोग ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करने लगे गवर्नमेंट्स में, एज कम्पेयर टू वो जो लैंड ओन करते थे। अब लैंड ओन करने की जगह इंडस्ट्रीज ओन करना ज्यादा बड़ी बात हो गई। अब कॉन्सिक्वेंसेस, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, पहले फॉर्मेशन ऑफ नेशंस हुए। अभी तक जो था, मैं आपको बताऊं, अगर उस टाइम पीरियड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ कि एक यूनिफाइड नेशन हो, लोग जो थे अगेन अपने अपने
विलेजेस में उन लोग को ज्यादा उसको ज्यादा मानते थे। ऑल्दो रूल उन्हें मुनाक ही करता था, उन्हें पता था कि जो हमारा फ्यूडल ऑर्डर है उससे आगे उससे ऊपर मुनाक है, वो मुनाक सपोज का ये पर्सन है, बट वो उसे नहीं मानते थे, वो अपने फ्यूडल लॉर्ड को ही मानते थे कि ये पावरफुल ऑल पावरफुल है। और कहते हैं थ्रू वॉर्स, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स नेशन एक फॉर्म होने लगा, नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप होने लगी, यूरोपियन माइंडसेट में नेशनलिज्म सेटअप हो गया कि हम जो हैं कि हम ब्रिटिश हैं, या हम जो हैं वो स्पेनिश हैं, हम जो हैं फ्रेंच हैं। तो एक तरह से एक नेशनलिस्टिक माइंडसेट प्रिपेयर हो गया था लोगों के दिमाग में। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल सेंटर्स बाय द जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, आपको पता चला कि लंदन जो था बहुत पॉपुलेट होने लगा था। उससे पहले लंदन हाँ पॉपुलेटेड था लेकिन उतना नहीं था, और लोग जो थे अगेन अपने विलेजेस में रहते थे। लेकिन अब अर्बन सेंटर सेटअप होने लगे, इंडस्ट्रियल सेंटर सेटअप होने लगे, और सिर्फ इंडस्ट्रियलिज्म ही नहीं बल्कि इससे क्या हुआ, इससे एक तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसे एरिया सेटअप होने लगे जहां पे नेशन जो नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते थे। फिर कंटिन्यूस वॉर हैड सोन सीड्स ऑफ नेशनल प्राइड एंड रिस्पेक्ट। अब ये होने लगा कि अगर ब्रिटेन पे अटैक किया किसी ने, तो ये पूरे ब्रिटिश आइल्स में होता था कि नहीं हमारी कंट्री पे अटैक हुआ। पहले शायद ये ना हो, पहले लोग जो थे वो इतने यूनिफाइड ना हो कि अगर इंग्लैंड पे अटैक हुआ तो वो आए नहीं, वो शायद इसलिए आए कि बस हमें अपनी प्रोटेक्शन की परवाह है, और इसलिए नहीं आए क्योंकि ब्रिटेन पे अटैक हुआ है। पर अब ये होने लगा। फिर नेशनल प्राइड डेवलप होने लगी, और लास्टली यूनिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्मन एंड इटालियन स्टेट्स। जर्मनी और इटली जो आज हम देखते हैं, जो वर्ल्ड वॉर वन में कंट्रीज थी, वो फॉर्म हुई नहीं थी जब तक लेट 19th सेंचुरी तक वो फॉर्म हुई नहीं थी। वो क्या थी, वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट थे जो होली रोमन एम्पायर को डिसॉल्व करके बनाए गए थे, जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को डिसॉल्व करके बनाए गए थे। और क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया तो अलग हो गया था लेकिन हैब्सबर्ग एम्पायर को तो डिसॉल्व कर दिया गया था, और फाइनली इन्हीं को यूनिफाई करके एक जर्मनी और इटली बना था। लास्टली ये यूरोप का 18th सेंचुरी का मैप है, आप लोग देख लें, आपको पता चल जाए कि देखिए जैसे ये जो एरिया है हैब्सबर्ग और ये वाइट जो रीजन है, ये सब इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट्स हैं। और स्विस फेडरेशन आप देखिए छोटे छोटे हैं, रिपब्लिक ऑफ वेनिस, ट्यूरिन, मिलान, ये छोटे छोटे सब डिवाइड हो गए थे। होली रोमन एम्पायर डिसॉल्व कर दिया गया था पूरी तरह से, और हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया था, और ये हंगरी मोनार्की हो गई थी, ऑटोमन एम्पायर बन गया था। बट ऑल इन ऑल यहाँ पे जाके नेशन स्टेट्स जो थे वो खत्म होने लगे थे बाय द 18th सेंचुरी, और बाय लेट 18th सेंचुरी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ओके, यही है। अब मैं आपसे कुछ आपसे पूछा, आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज बताएं। किसी कोई डाउट्स, कोई एरिया जो जहाँ पे डाउट हो, आपको कोई कुछ चीज समझ में नहीं आया हो। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने नेशन स्टेट्स का फिनिश करता हूँ। बट देयर इज इटली इन सिलेबस एंड नॉट स्पेन। ओके, ये मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था स्पेन था। ओके, इटली इटली जो था होली रोमन एम्पायर के फॉर्म में का पार्ट था, कोई इंडिपेंडेंट इटालियन नहीं था। और उसको मैंने कहते हैं कोशिश किया थोड़ा बहुत समझाने का कि एग्जैक्टली हुआ क्या था होली रोमन एम्पायर में। और होली रोमन एम्पायर के बारे में अगर आपको और करना है तो आई होप इस वक्त तो कम नहीं हो पाएगा, बट हाँ जितना मैंने कवर किया है उसमें थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया हो कि एग्जैक्टली नेशन स्टेट्स होते क्या हैं। आप लोग से जो पूछा जाएगा वो यही पूछेगा कि नेशन स्टेट एक्चुअली होते क्या हैं, और बताइए कैसे फॉर्म हुए, कैसे खत्म हुए। ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं नेशन स्टेट्स के। और आई थिंक सो ये कवर्ड है। अब इसके बाद मैं
रिक्वेस्ट करूंगा इरमीन को। इरमीन, आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। A minute, please. ओके, श्योर। बाकी आप पे और कोई डाउट? जब तक वो रेडी हो रही है तब तक हम डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। और कोई टॉपिक का भी हो तो इट्स ओके, बट छोटे क्वेश्चंस पूछेगा अभी तो। तब तक के लिए होली रोमन एम्पायर जो था, ये जो था डिसॉल्व कर दिया, जैसे हम बताया था 30 इयर्स वॉर हुई थी, और उसमें जो था इम्पीरियस और एंटी इम्पीरियस के बीच में वॉर हुई थी, और इसमें ये होली रोमन एम्पायर पूरे से डिवाइड कर दिया गया था छोटे छोटे पार्ट्स में, जिनको इन ये फ्यूडल लॉर्ड्स को ही दिया गया था। और फिर फाइनली क्या था कि हल्के हल्के एक दूसरे से फाइट करके ये जो थे ये यूनिफाइड हो गए थे। इटली बाद में आके बन गई थी, और बाय 19th सेंचुरी, बाय बल्कि लेट 19th सेंचुरी पे तो आप जानते हैं इटली कितनी पावर हो गई थी, बड़ी पावर हो गई, उसने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट लिया था। ओके, Shall I start? या श्योर, ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरमिन खुर्शीद और मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, और मैं आपको द रेनाइजेंस और उससे रिलेटेड टॉपिक समझाऊंगी। सिलेबस में आई गेस द टॉपिक नेम वाज लाइक द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, ह्यूमैनिज्म, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर और साइंटिफिक डिस्कवरीज। मैंने पीपीटी तैयार नहीं की है, बट अगर आफ्टरवर्ड्स अगर आपको कोई भी डाउट क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई सजेस्ट कि आप सब नोट्स वगैरह लेके बैठ जाएं, सो दैट बट आई से कहीं ना कहीं आपको लगे तो आप सेल्फ मटेरियल नोट्स बना सकते हैं। एंड आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। आई स्टार्ट इट देन। रिनाइजेंस बहुत सिंपल है, अगर इसको स्टोरी की तरह देखा जाए। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1300 से 1600 के बीच में, और ये जो पीरियड होता है इसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एज। क्योंकि अगर इससे पहले के वक्त में देखा जाए तो यूरोप की हालत बहुत ख़राब थी। बेसिकली यूरोप की हालत आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर देखा जाए तब से यूरोप की हालत हमेशा ख़राब रही, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, रिलीजियस पॉलिसी से, चर्च डोमिनेंट से, डेथ प्लेग से लेके, फ्यूडलिज्म से लेके, कहीं ना कहीं यूरोपियंस की हालत हमेशा ख़राब रही है इस उस पीरियड से पहले। उस पीरियड को हम लोग मिडिवल एज कहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए, स्टार्ट करते हैं 1300 से 1600 के बीच में। ज़्यादातर इस पीरियड को रेनाइजेंस कहते हैं, और इसको एक न्यू एज भी कहा जाता है, और इसको एक एंड ऑफ मिडिवल एज भी कहा जाता है। ये स्टार्ट हुई थी इटली में, और इटली के बाद ये बाकी सारे यूरोप में स्प्रेड हुआ था। अब रेनाइजेंस का मतलब क्या है? क्या आप सब में से किसी को पता है? रीबर्थ। हाँ, वेरी गुड। रिनाइजेंस का मतलब रीबर्थ। अब यहाँ पे रीबर्थ का मतलब क्या है? रीबर्थ बेसिकली ग्रीक और रोमन कल्चर, जो एक एंशियंट वक्त में यूरोप का एक हेरिटेज, एक कीमती वैल्यूबल चीज रहा था, जो वो लोग भूल चुके थे मिडिवल एज में, उसको रिवाइव किया जा रहा था। बेसिकली रिनाइजेंस इज रीबर्थ। रीबर्थ क्या चीज का? द रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री, इसको कहा जाता है। और इसके अंदर हम लोग रिनाइजेंस के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इटली में क्यों शुरू हुआ, और इसके अंदर क्या क्या इनोवेशंस आए थे, ये सब अभी स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप हमसे पूछेंगे कि इटली में क्यों स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा कि इटली, अगर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पे जाएं, और जब क्रूसेड वॉर्स या फिर क्रूसेड का वक्त चल रहा था, तो उस वक्त एक ट्रेड लिंक स्टैब्लिश हुई थी यूरोपियन लैंड्स और अरब लैंड्स के बीच में, और इटली इसके क्रॉस सेंटर में था। तो कोई भी ट्रेड होता था यूरोपियन और अरब लैंड के बीच में, तो इटली से होके गुजरना था। तो इटली बिकेम अ सेंटर हब फॉर द ट्रेड मार्केट, और जिसकी वजह से इतने सालों से वहाँ पे मर्चेंट ट्रेडर्स वगैरह जमा होते गए, एंड देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मर्चेंट पावर। और ये भी कह सकते हैं कि आपकी इसके आवाज वजह बहुत से। कम आ रही है। स्लो। अब आवाज आ रही है? हेलो। या यस, अब आ रही है। अच्छा, ओके, थैंक यू। इसकी वजह से ना बहुत सारे अर्बन सिटीज डेवलप होने लगे, जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, ये सब कुछ अर्बन सिटीज थे उस वक्त जो डेवलप्ड होने लगे।
अगर हम और एक दूसरा भी रीजन था कि इटली में ये सब क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इटली में अगर मिडिवल पीरियड से देखा जाए तो वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी जो डोमिनेट करती थी, वहाँ पे कोई नोबिलिटी का स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा है। हम लोग जो देखते हैं वो मर्चेंट्स के देखते हैं, वहाँ पे ट्रेडर्स के देखते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे हम लोग अ सेंस ऑफ मर्केंटाइल पावर डेवलप होते हुए देखते हैं। अब इन मर्चेंट्स ने क्या किया, अब इन मर्चेंट्स का क्या रोल था रेनेजेंस में, अगर ये सवाल आता है। इन मर्चेंट्स ने अपनी एक्सीलेंसी दिखाने के लिए कि हाँ आई एम वेरी रिच, आई एम पावरफुल, तो उन लोग ना पैट्रोनेज, उन लोग ना सपोर्ट देने लगे पेंटिंग्स और आर्ट को। इस तरीके से बहुत सारे पेंटर्स, आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिला था मर्चेंट्स के थ्रू। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर दूसरा ये भी है कि जब लास्ट फेज ऑफ मिडिवल पीरियड चल रहा था, याद रखिएगा, यूरोप मिडिवल एज में दो हिस्सों में था, एक ईस्टर्न, वेस्टर्न। जो ईस्टर्न था उसको बेजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, ठीक है। और बेजेंटाइन एम्पायर को कैप्चर कर दिया गया था, लाइक ओटोमन टर्क्स ने बेजेंटाइन एम्पायर को डिफीट कर दिया, और उसका जो कैपिटल था उसको कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको कैप्चर कर दिया गया था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल से जितने भी लिटरेट क्लास, जितने भी आप कह सकते हैं स्कॉलर्स जो भी थे, वो सब इटली आके आ गए थे। दे रैन अवे फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल, जो क्या कहते हैं, यूरोप की एंड और टर्की के बीच में आता है, ठीक है। इसलिए एक छोटा सा नैरो ब्रिज होगा, वहां पे कॉन्स्टेंटिनोपल आते हैं। तो वहाँ के जितने भी स्कॉलर्स थे, दे रैन अवे फ्रॉम देयर, और वो सेटल्ड हो गए इटली में। आपको यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हेलो, अच्छा। यस यस क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद ये भी, इटली में ही क्यों रेनेसांस शुरू हुआ, इसका ये भी पॉइंट है। क्योंकि इटली पहले वक्त में, इफ यू गो बैक टू दी रोमन ग्रीक हिस्ट्री, बेसिकली रेनेसांस का मतलब रिबर्थ ही होता है। तो इटली वाज द सेंटर ऑफ द ग्रीक एंड रोमन एम्पायर। इटली, अगर शुरुआत रोमन हिस्ट्री की अगर कहीं भी देखा जाए तो आप इटली से ही शुरू करते हैं। फिर फिर अब ये सब कुछ रीजंस थे जो इटली में क्यों हुआ था। फिर उसके बाद अदर रीजंस है कि रेनेसांस क्यों स्प्रेड हुआ था, जैसे कि और भी किंग्स थे डिफरेंट सिटीज के, स्टेट्स के, उन्होंने भी पैट्रोनेज देने लगे, और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस भी डेवलप हुआ था। तो ये सब कुछ रीजंस थे कि रेनेसांस स्टार्ट क्यों हुआ था। अब हम लोग आते हैं कि रेनेसांस की जरूरत क्यों हुई थी, रेनाइजेंस की जरूरत क्यों हुई थी। बेसिकली रेनाइजेंस इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि मिडिवल एज, एज आई सेड बिफोर, suffered a lot because of various calamities it felt it had gone through। आप फ्यूडलिज्म ले लो, आप चर्च डोमिनेंट ले लो, आप यू नो रिलीजन का डोमिनेंसी देख लो कि कितना रहा है, कितना लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। आप डेथ प्लेग देख लीजिए, जिस तरीके से ऑलमोस्ट, जैसे अदनान ने कहा कि आउट ऑफ 10 8 लोग उसमें मर जाते थे, तो उतना बुरा हाल रहा था। तो नाउ द पीपल वांटेड टू escape फ्रॉम दिस, वांटेड टू फाइंड समथिंग न्यू, अ होप, अ इनलाइटमेंट। तो इन लोग ने रेनेसा पीरियड में अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहते थे, और वो फील करना चाहते थे कि स्पिरिट ऑफ लाइफ क्या होता है, क्योंकि रेनाइजेंस ये मौका उनको दिया था। और अगर ये भी देखा जाए कि अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लासिज्म, ह्यूमैनिज्म, रिनाइजेंस मैन, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आर्ट, साइंस, और रिफॉर्मेशन भी आ जाता है इसमें। तो मैं इनके बारे में बहुत शॉर्ट में बता दूं कि जो हमारा मेन फोकस है हम उस पर डिटेल में करेंगे। क्लासिज्म क्या होता है, अभी मैंने आपको क्लासिक हिस्ट्री, रिवाइवल, तो आपको क्लासिज्म से क्या आइडिया आता है? एनीवन वांट टू से? देखिए, क्लासिज्म वो होता है जो टेस्ट ऑफ टाइम को पास करके एक डोमिनेंट अपना बना लेता है। जैसे ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री आर क्लासिक हिस्ट्री, उनका हर जनरेशन, द कमिंग फ्यूचर, उनकी डोमिनेंसी हमेशा रहेगी। तो हम लोग का इसमें कैरेक्टरिस्टिक में क्लासिज्म का यही मतलब है कि हम लोग ने ओल्ड कल्चर्स को रिवाइव किया था, जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर, अदर सोशल प्लेटफॉर्म, म्यूजिक, हम हर एक चीज को रिवाइव किए थे और एक नया मीनिंग देने की कोशिश किए थे। क्लासिज्म का मतलब ये होता है। अब जैसे हमारे साइनॉप्सिस सिलेबस में ह्यूमैनिज्म के बारे में दिया गया है, तो
आपको ह्यूमैनिटी से क्या लगता है? व्हाट डू यू गेट द आइडिया ऑफ इट? ऑब्वियसली हमेशा आज की भी जनरेशन में हम लोग ह्यूमैनिज्म के बारे में बात करते रहते हैं, तो आपको इसके बारे में क्या आइडिया है? एनीवन? ह्यूमैनिज्म को ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे, मतलब स्टैच्यू। Irmeen, you are muted. हेलो? Yeah, we can hear या you. या आई वाज सेइंग कि ह्यूमैनिज्म का बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, द पीरियड बिफोर रेनेसेंस, अगर इस पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जो सोसाइटी यूरोप की थी, द टाइप ऑफ थिंकिंग, द बिलीव्स, हर चीज़ गॉड और रिलीजन से कनेक्टेड था। अगर हम देखें, क्योंकि उस वक्त फ्यूडलिज्म और चर्च डोमिनेंसी बहुत थी उस वक्त के ज़माने में। तो जो चर्च कहता था, जो उन्होंने, जैसे बाइबल इज द करेक्ट वन, बाइबल इज द करेक्ट वन, लेकिन जो बाद में जो प्रीस्ट थे चर्च के, कैथोलिक चर्च, उन लोग ने धीरे धीरे अपना करप्टेड माइंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत करप्शन आ गई थी, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अपने हिसाब से बिलीव करने लगते थे। और लोग उस वक्त के थियोक्रेटिक थे, जो मतलब कि एक रिलीजियस बिलीफ को कि आपको जो भी कह दे आप उस बात को मान लोगे, क्योंकि याद रखिए उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था ना, उस वक्त वो सोसाइटी थी जो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे वो जानते थे, अदरवाइज सब लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे। ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि उस वक्त की सोसाइटी को लिटरेट उतने नहीं थे। तो उस हिसाब से ह्यूमैनिज्म का ये मतलब होता है कि आप, humanism does not defy the idea of religion, but it states that कि आप गॉड तो हैं, there is a supreme power, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स, कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड्स हैं, इन सब को भी आपको ख्याल रखना है। मिनट प्लीज। हाँ, तो अगर देखा जाए ह्यूमैनिज्म एक, ह्यूमैनिज्म एक ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बात करता है कि आपका ह्यूमन इंटरेस्ट क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, ह्यूमन डिजायर्स क्या है, ह्यूमन नीड्स क्या है। ये सब सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बन गया था कि अब आफ्टर दी 1400 द मैन, जो एक ह्यूमन बीइंग, ही वाज गिवन सो मच इम्पोर्टेंट कि आपके पास हर एक पोटेंशियल है जो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अ ह्यूमन कैन बी परफेक्ट, अ ह्यूमन कैन बी वर्सेटाइल इन एवरी फील्ड। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आप हिस्ट्री भी जान सकते हो, अगर आप हिस्ट्री जानते हो आप ज्योग्राफी जान सकते हो, साइंस जान सकते हो। आपके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं की जाएगी कि आप लिमिटेड रहो, और आपको हर एक चीज के लिए वो किया जाएगा, आपको हर चीज के लिए मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी। और यही एक पीरियड है जिसमें द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी शुरू हुई थी। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बेसिकली एक क्यूरियोसिटीज थी जो लोगों के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर, थिंकर्स के अंदर डेवलप हुई थी उस वक्त, जो चाहते थे कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ जोन से आउटकम करके हम ह्यूमैनिटी, लोगों के बारे में सोचे, विच डज नॉट परटेन टू वन सिंगल बॉक्स। वो चीज का सोच आ गया था, ठीक है। अब इसी के अंदर बेसिकली इसे कह सकते हैं, ह्यूमैनिज्म इज अ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी। आपकी डिजायर्स, आपकी सब कुछ, आपकी हर चीज। उसके बाद आता है रिनाइजेंस मैन। रिनाइजेंस मैन का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब जो मैंने पहले ही बोला था कि आप हर चीज, हर एक एरिया को स्टडी कर सकते हो। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लियोनार्डो डिवेंची का। लियोनार्डो डिवेंची ही द पेंटर ऑफ मोनालिसा और द लास्ट सपर। और ये इसको द रिनाइजेंस मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ही वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसे वो पेंटर था, स्कल्पचर था, साइंटिस्ट था, उसको बॉटनी अच्छे से आती थी, ह्यूमन एनाटॉमी को परफेक्ट कर चुका था वो, उसको स्कल्पटिंग आती थी, उसको ऑलमोस्ट हर चीज आती थी जो एक लोग सोचते थे कि हम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ह्यूमैनिज्म इसी के बारे में। अब हम बात करते हैं और सब चीज़ों की, जैसे एक मिनट, और एक चीज याद रखिएगा कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी
जो लोगों को अंदर क्यूरियोसिटी जगी उस वक्त, तो उससे बहुत इन्वेंशंस हुए, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए और एक्सप्लोरर हुआ। अब जैसे कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हुई थी, तो लोगों ने समुंदर क्रॉस करके अमेरिका ढूंढा, कोलंबस ने। फिर वास्को डगामा ने सूरत का रूट ढूंढा फ्रॉम केप ऑफ होप अफ्रीका का। तो ये सब ख्याल रखते हुए कि क्यूरियोसिटी उस वक्त लोगों के अंदर बहुत थी, और उन लोग के अंदर एक पोटेंशियल जाग गया था कि हम हर चीज कर सकते हैं, हर एक चीज की फाइंडिंग हो सकती है। तो ये सब चीजें आ जाती है ह्यूमैनिज्म के अंदर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अगर देखा जाए तो ये चीज अगर अभी से 5 साल पहले या 6 साल पहले को छोड़ के, इससे पहले मतलब मिडिवल एज से पहले जितनी भी जिंदगी रही थी, उस वक्त बुक्स को ना बहुत लेबोरियसली, धीरे धीरे, आराम से, एंड इट टुक इयर्स टू कंप्लीट वन मैन्युस्क्रिप्ट। और जिस तरीके से जो सिविलाइजेशन रही थी, जो जनरेशन, जो ईयर रहा है उनका, उसी के हिसाब से उन लोग ने पेपर मटेरियल यूज किया है। अगर हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, दो चीज, एक वुडन स्टैम्प जिसपे कार्विंग हो, जिसको हम लोग मूवेबल टाइप भी कहते हैं, और दूसरा पेपर। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस पढ़ रहे हैं तो आपको डेवलपमेंट ऑफ पेपर के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले थी एंशियंट सिविलाइजेशंस, देखा जाए उन लोग, पैपरस एक पेपर का नाम है, PAPYRUS, ये एक एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये रिवर नाइल की तरफ पाया जाता है। तो पहले लोग इस पे लिखते थे, बट देन अगेन क्योंकि ये बहुत हार्ड होता था और जल्दी खराब हो जाता था और बहुत टाइम लगता था, तो धीरे धीरे अगर आप सेकेंड सेंचुरी BC की तरफ आते हैं तो चाइनीज ने पेपर सिल्क से बनाना शुरू किया। फिर अगर आप थोड़ा सा और 8th सेंचुरी AD की तरफ आते हैं, तो जो मुस्लिम डेमेस्कस में थे उन लोग ने कॉटन को सब्सटीट्यूट किया सिल्क से। अगर आप थोड़ा सा और आगे आते हैं तो जो स्पेन नेटिव्स थे उन लोग ने फ्लैक्स एक होता है, उसने उन्होंने वो बनाना शुरू किया और उससे उन्होंने कॉटन को सब्सटीट्यूट किया। फिर आते आते जनरेशन में धीरे धीरे हर एक जनरेशन ने पेपर को अब जितना बेटर करने की कोशिश की थी वो की थी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसने की थी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसी को पता है? प्रिंटिंग प्रेस जो पहली बार बना है, द फर्स्ट जॉन बिल्ड, गुटेनबर्ग ने की थी। हाँ वेरी गुड, जॉन गुटेनबर्ग ने की थी। और अगर देखा जाए, टू बी ऑनेस्ट, जैसे जॉन गुटेनबर्ग वाज द फर्स्ट वन हु बिल्डेड इट, द मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन जो हिस्ट्री में जो ट्रांजिशन रही है ब्लॉक से, क्योंकि पहले वक्त में एक वुडन ब्लॉक होता था, उसमें कार्व कर दिया जाता था और उसी से स्टैम्प की जाती थी। मूवेबल टाइप में ये होता था कि बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ कर देते और उनको मूव कर सकते थे इजीली, ठीक है। तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन हुई और किसने ये इन्वेंट किया उसका असली पता नहीं पता, लेकिन जहां तक हिस्ट्री जाती है तो जॉन गुटेनबर्ग पहले इंसान थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी 1450 में, ठीक है। जॉन गुटेनबर्ग ये एक मर्चेंट के बेटे थे और वो गांव वगैरह में रहते थे, लाइक रूरल एरियाज में उनको ब्रॉटअप हुआ था। तो उन्होंने वहां पे, सिंस वहां पे बहुत सारी चीजें उन्होंने देखा था, तो वहां पे ऑलिव प्रेस हुआ करता था, तो उनके पास आइडिया आया, मॉडल आया ऑलिव प्रेस से। फिर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मूवेबल टाइप का बनाना शुरू किया, और पहला प्रिंटिंग शॉप उन्होंने जर्मनी में स्टैब्लिश की थी, वो भी मूवेबल टाइप। और वहां से बहुत फायदा हुआ। सबसे अर्लीस्ट प्रिंट फ्रॉम दिस शॉप में है, दो आता है, पहला है पैपल लेटर ऑफ इंडल्जेंस और दूसरा है बाइबल। ये दो सबसे पहली चीज पब्लिश हुई थी। अब क्योंकि प्रिंटिंग आ गई थी, प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उस वक्त आ गई थी, तो बहुत सारे अदर सिटीज सब लोग ने स्टैब्लिश कर ली थी आराम से सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी, ठीक है। आराम से सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में 200 कॉपीज आराम से बिक जाती थी, आराम से कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी मार्केट्स में। और इसकी वजह से ये हुआ कि क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हो गए थे तो उसकी प्राइस कम हो गई थी। जब उसकी प्राइस कम हो गई तो मिडिल क्लास को इजीली अवेलेबल हुआ। जब मिडिल क्लास पढ़ने लगे तो बहुत इंटेलेक्चुअल होने लगे। जब वो इंटेलेक्चुअल होने लगे तो एजुकेशन स्प्रेड होने लगा। जब एजुकेशन स्प्रेड होने लगा तो और भी डिमांड्स ऑफ बुक्स ऑफ क्लासिक प्रिंट्स सबके आने लगे, और इसकी वजह से
प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द रिफॉर्मेशन पीरियड। प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेनेसेंस को बढ़ाने के लिए। प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोई भी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से अगर क्लासिक वर्क के बारे में बात किया जाए तो वर्जिल, हॉरेस, ये सब भी थे जिन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है। ये प्रिंटिंग प्रेस हो गई। अब उस वक्त के नेशनल लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल सी बात है कि जब उस रेनेसेंस का मतलब ही रिबर्थ और रिवाइवल ऑफ क्लासिक लिटरेचर था, तो ऑब्वियसली ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री के जितने भी लिटरेचर थे उनको ऑब्वियसली ट्रांसलेट करके या फिर उनकी कॉपीज जो लैटिन और ग्रीक में थी उसको छापी गई थी और लोग उस लैंग्वेज में डेवलप इंटरेस्ट लेने लगे थे। ऐसा हो गया था लिटरेचर के डेवलपमेंट में कि पीपल डिड नॉट लाइक देयर ओन नेशनल लैंग्वेज, कि अगर आप इटली में रहते हो तो आप इटालियन बोलो, उतना उनको पसंद नहीं आता था। दे स्टार्टेड स्टडिंग इटली एंड लैटिन एंड ग्रीक और उससे बहुत इंस्पायर हुए थे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रियार्क के, ही इज अ सोनेट राइटर। इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स वगैरह लिखे थे एंड ही डिड इटालियन में लिखे थे। बट लेटर ही फेल्ट अशेम्ड कि मैंने क्यों किया था। तो फिर उन्होंने अपनी इंटरेस्ट इटाली लैटिन और ग्रीक हिस्ट्री और उनकी लिटरेचर पे डाले एंड बहुत सारे वर्क उनसे रिलीज हुए थे। कुछ नेशनल लिटरेचर्स थे जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ इटली, लाइव्स ऑफ इटालियन आर्टिस्ट, यूटोपिया, प्रिंसिपल नेविगेशंस, ये सब बहुत सारे नेशनल लिटरेचर्स की बुक्स थे जो उस वक्त आए थे। अब हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल सी बात है, जब इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी, नॉलेज डिस्पर्जन हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेंशन डिस्कवर उस वक्त में हुई होगी। जैसे कि अगर हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करें, मेरी आवाज़ आ रही है ना? Yeah, you're audible. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. All right. या तो अगर हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करें तो इट हैज गिवन अ लॉट टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन, बायोलॉजी एंड अदर सोशल स्टडीज, ठीक है। अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज में है, क्योंकि अगर इसकी कहानी बताते हैं, आप इसको एक कहानी की तरह सुनिए, ठीक है। हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज में एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्रीक फिलोसोफर था 2 AD, मतलब बहुत पहले, ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर था वो, उसका नाम था टोलेमी, ठीक है। उसने एक फिलोसफी, उसने ये कहा था कि अर्थ फिक्स्ड है, मून, प्लैनेट, स्टार अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और इसके बाद क्या कहते हैं जो अर्थ है वो उसी अमेजिंग वेलोसिटी से 24 आवर्स वर्क करता है। इस थ्योरी को हम लोग टोलेमिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और इस क्योंकि उस वक्त रिलीजन सबसे ज्यादा डोमिनेंट था, हर चीज रिलीजन से दौरा जाता, रिलेट किया जाता था। तो ये जो बात इसने कही थी कि अर्थ फिक्स है और सारे प्लैनेट, मून्स उसके सामने रिवॉल्व करते हैं, तो ये चीज बाइबल, जो क्रिश्चियन, जो चर्च जो उस वक्त डोमिनेंट थे, उन्होंने एग्री की थी और इस हाइपोथेसिस, इस थ्योरी को मान लिया गया था। लेकिन अगर हम आते हैं इस वक्त में, दी रेनाइजेंस पीरियड, कॉपरनिकस के वक्त में, कॉपरनिकस ही वाज अ पोलिश प्रीस्ट। उसने क्या कहते हैं, उसने एक कॉपरनिकस सिस्टम के बारे में बताया था। वो ये जो टॉलमिक सिस्टम के बारे में जो थ्योरी टॉलमी ने दिया था उसको क्वेश्चन करने लगा। ही स्टार्टेड टू क्वेश्चन इट एंड स्टार्टेड रिसर्चिंग इट। जिस साल वो मरने जा रहा था, द ईयर ही वाज गोइंग टू डाई, उस साल उसने एक बुक पब्लिश की थी लैटिन में जिसका नाम था ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक और बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर कॉपरनिकस टॉलेमी की जो थ्योरी थी उसको डिक्लाइन कहता है और कहता है कि, और वो कहता है कि अर्थ इज नॉट द सेंटर बट सिंपली वन ऑफ द प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करता है, वो सेंटर नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कॉपरनिकस की डेथ हो जाती है। फिर कमिंग ईयर में ग्लैलियो, ही इज आल्सो वन ऑफ द साइंटिस्ट थे उस वक्त के। तो उन्होंने, जिन्होंने टेलीस्कोप बनाया था, टेलीस्कोप द परफेक्टेड टेलीस्कोप उन्होंने बनाया था 1606 में, ठीक है। उस टेलीस्कोप से ये देखा करते थे मूवमेंट ऑफ सन के एक्सिस से, फिर मून की मूवमेंट, फिर स्टार की मूवमेंट, फिर
अर्थ की मूवमेंट, वो सब कुछ देखा करते थे, ठीक है। फिर वो इस कंक्लूजन में आए कि जो टॉलेमी ने जो थ्योरी दी थी कि अर्थ फिक्स है वो गलत है, और जो कोपरनिकस ने कहा था कि अर्थ इज नॉट द सेंटर बट सिंपली अ प्लैनेट, तो ये बात प्रूव कर दी गई थी, ठीक है, ये बात प्रूव हो गई थी। लेकिन ये हुआ ना कि गिलालियो ने जल्दी से ये बात कर दी थी, और ये चाहता था कि चर्च वालों को पता चले एंड ये बात जो ट्रू है कि अर्थ इज नॉट द सेंटर, तो वो चीज के बारे में बताना चाहता था चर्च को। तो जब ये चीज पहुंची कोर्ट में तो गिलालियो को गिल्टी फाइंड किया गया था, और उसका ये जो बिलीफ था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ये कैथोलिक चर्च के जो प्रिंसिपल्स थे उसको डिमीन करता था, ठीक है, जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल थे उसको डिमीन करता था। तो गिलालियो के ऊपर कुछ केसेस हुए थे, एंड देन बाद में द करंट साइंस देखा जाए तो यस इट्स ट्रू कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब हम लोग इसी के वक्त जॉर्जेरियन कैलेंडर की डेवलपमेंट हुई थी। जॉर्जेरियन कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसको पॉप जॉर्जरी ने डेवलप किया था, ठीक है, 1582 में। ये ये रिप्लेस किया था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर, जॉर्जेरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर प्रोमिनेंट था, और इसको एंशियंट रोमन टाइम से इस्तेमाल किया जाता था। नाउ इट वाज रिप्लेस्ड बाय द जॉर्जेरियन कैलेंडर, ठीक है। और ये धीरे धीरे कैथोलिक सोसाइटीज और कंट्रीज ने भी अडॉप्ट कर लिया था, और बाद में देखा जाए ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो एक्सेप्टेड इट, ठीक है। ये चीज आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री हो गया, आई मीन एनाटॉमी हो गया, सॉरी एस्ट्रोनॉमी हो गया। अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी डेवलपमेंट हुए थे, जैसे हार्वे और जे बी वैन, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द साइंस ऑफ केमिस्ट्री, और इन्होंने दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड दे स्टार्टेड डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। और यहाँ पे उन्होंने द वर्ड जो गैस है इन्होंने इन्वेंट किया था। अब बायोलॉजी में देखा जाए, बायोलॉजी में तो सेवलर फिजिशियन 16th सेंचुरी के थे, वो एनाटॉमी में बहुत इंटरेस्ट किए थे, एंड फ्रॉम दिस ऑनवर्ड दे लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ बॉटनी एंड जियोलॉजी। तो ये कुछ कुछ जिस्ट है जो साइंटिफिक प्रोग्रेस में हुआ था। अब हम लोग आर्ट्स में चलते हैं। बेसिकली आर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया था, फ्रॉम पेंटिंग, स्कल्पटिंग, आर्किटेक्ट, और क्योंकि किंग हर लोग ने इसको कहीं ना कहीं पैट्रोनाइज किया था और बहुत पीक लेवल में रहा था। और सच में रेनेसेंस की पीरियड में अगर आप देखें तो अच्छे खासे पेंटर्स, स्कल्पचर्स, राइटर्स जो बहुत फेमस हैं आज के ज़माने में, जो हम अपने डेली बेसिस कॉलेज के वर्क में भी पढ़ते हैं, वो इसी पीरियड के थे। तो हम लोग आर्ट में आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आर्किटेक्ट, क्योंकि एज आई सेड रेनेसेंस वाज अ पीरियड ऑफ रिवाइवल, रिबर्थ, जो ग्रीक और रोमन हिस्ट्री से लिया गया था। तो यही चीज़ हुआ था कि इन लोग ने ग्रीक और रोमन हिस्ट्री का जो आर्किटेक्ट था उस वक्त में, डोम स्ट्रक्चर, वो सब कॉपी करके रोमन, जितने भी इटली में जितने भी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट अब रिबिल्ड हो रहे थे, तो वो सब इसी स्ट्रक्चर में बिल्ड हो रहा था। तो देव गॉट इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्ट। फिर हम पढ़ते हैं पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स का आप नोटिस किए होंगे कि मिडिवल एज से पहले जितने भी पेंटिंग्स थे बहुत स्टिल थे, और उनके पास कोई इमोशंस नहीं थे, बहुत ड्राई दिखाते थे, और उसमें यूज ऑफ लाइट, शेड्स, इन सब के बारे में कोई यूज नहीं होती थी। बट कमिंग टू द पेंटिंग ऑफ रेनेसांस, मोनालिसा हो, लास्ट सपर हो, तो ये सब जो पेंटिंग्स थे इसके अंदर कहीं ना कहीं द यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, द यूज ऑफ लाइट शेड, द यूज ऑफ ऑयल पेंटिंग, ये सब कहीं ना कहीं दिखाई दी थी। अब हम लोग अगर पेंटिंग दो तीन ग्रेटेस्ट पेंटर्स के बारे में बताते हैं। लियोनार्डो डेविंची, माइकल एंजेलो, और थर्ड है टिटानियन, ठीक है। जो लियोनार्डो डाविंची थी, ये बहुत कुछ थे देखा जाए। लियोनार्डो डाविंची साइंटिस्ट भी थे, साइंटिफिक पेंटर भी थे, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ा था, एक रिमार्केबल स्कल्प्टर थे, इंजीनियर भी थे क्योंकि उन्होंने एक कैनाल भी बनाया था इटली में, म्यूजिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, ये सब थे। और इन्होंने दो इनकी ग्रेटेस्ट पेंटिंग्स हैं, वो है द लास्ट सफर और मोनालिसा।
माइकल एंजेलो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इनको भी द फर्स्ट रैंक पेंटर कहा जाता है, इनको इनकम्पैरेबल स्कल्प्टर कहा जाता है, अ ग्रेट आर्किटेक्ट कहा जाता है, इंजीनियर, पोइट सब कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स फ्लोरेंस में बनाए थे, जैसे कि द क्लोजल स्टैच्यू ऑफ डेविड इन फ्लोरेंस, इनका एक स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। द लास्ट जजमेंट एक है। द सीलिंग इन सिस्टाइन चैपल, ये भी इनका है। फिर हम लोग आखिरी में आते हैं म्यूजिक। ऑब्वियसली क्योंकि ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री से लिया गया था, बट देन अगेन उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी खुद लोगों ने डाली थी इसमें। तो हम लोग बहुत सारे डेवलपमेंट्स के बारे में देखते हैं, जैसे मोड्स के बारे में, सिस्टमैटिक मेजर्स के बारे में, माइनर्स के बारे में। यहाँ पे हार्मनी, रिदम, सिमेट्री को बहुत स्ट्रेस किया गया था। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे वेनिस में पहला शॉप भी खुला था जो म्यूजिक को प्रिंट भी करवाया जाता था। तो म्यूजिक के भी अपने डेवलपमेंट्स हुए थे। एक चीज याद रखिएगा कि जितना रेनेसांस के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे यूरोप में फैला था, टू बी ऑनेस्ट विथ वो सिटीज में फैला था जहाँ पे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे, जहाँ पे बहुत लिटरेट लोग रहते थे। क्योंकि इस पीरियड तक मोर देन हाफ ऑफ दिस 75 आप ले लीजिए 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वर ऑल्सो एग्रीकल्चर, वो रूरल एरियाज में रहते थे, और जो डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स थे वहाँ पे ये सब फैला गया था। और और रेनेसांस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इट पेव्स द पाथ फॉर द रिफॉर्मेशन जो मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और हाँ, जितने इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट देखा जाए रेनेसांस ने बहुत हेल्प किया था। इट ब्रॉट अ चेंज इन सोसाइटी। कोई भी रिफॉर्मेशन कुछ भी हो, इट ब्रॉट अ चेंज इन द सोसाइटी, इट ब्रॉट अ चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द आइडियाज। आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो। एंड प्लीज अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। एंड आई मेक अ पीडीएफ सून एंड मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप परेशान मत होइए। कोई क्वेश्चन है? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। All the names you mentioned, are they enlightenment thinkers? Mm-hmm. Yes, they are enlightenment thinkers. Yeah. Okay, thank you. Anyone else? All right, I'll. हेलो। Yes. हाँ मैम, जो आप हाईलाइट पॉइंट बताती हैं जैसे मार्टिन लूथर ने कोई पब्लिश किया था जर्नल, ये सब उस पीडीएफ में मेंशन होंगे अगर जो हाँ, आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं? नहीं, मैं सारी डिटेल्स पीडीएफ में मेंशन करके कल तक भेज दूंगी ग्रुप में। जहाँ तक, क्योंकि रेनेसांस इज अ रीजन लोगों के अंदर डेवलप हुआ कि हाँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट ओनली अबाउट गॉड। क्या जो कैथोलिक चर्च जो उस वक्त डोमिनेंट थी, क्या जो वो प्रीचिंग करते थे, क्या वो चीज़ सही थी या गलत थी? क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल पब्लिश हुई थी। क्योंकि बाइबल पब्लिश होने के बाद बहुत सारे मिडिल क्लास के पास वो बाइबल गई थी, एंड दे स्टार्टेड रीडिंग इट। जब वो रीड किए, दे अंडरस्टूड दी करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च दैट वाज गिवन। तो इस हिसाब से उन लोगों ने प्रोटेस्टेंट, मार्टिन लूथर ने जो पैम्फलेट डाला था, उसके बाद रिफॉर्मेशन हुई थी। और ये सब चीज़ें इन्हीं से शुरू होती है। तो आपका रेनेसांस जितना क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आप रिफॉर्मेशन समझ पाएंगे। Anyone else? All right, अगर सबको समझ में आ गई है तो मैं भेज देती हूँ। I'll send it to Sophia. Sophia. I think so. Sophia's facing some issues. Let's continue to Alina. I think Yes, so. yes. Please continue. So, okay, good evening, everyone. I should start with French Revolution. Many of you have doubt about it.
although from my side, it's like a not a so tough topic. It's just quite easy one. But I just clarify you today what it is and see what. Alina, you're not audible. Okay. Yeah, is it presenting now? Yeah. Okay, so today we will start with the French society during late 18th century. First of all, because when we talk about the French Revolution or any of the revolution, I'm audible to everyone now, please. Yeah, you are doing. Okay, thank you. So if we talk about any of the revolution, it is Russian or French Revolution. So I think that we should start with the past, that what had been happened in the past that we are talking about, that revolution came up. So if we talk about the French society during the late 18th century, so we will start with 1774 that Louis XVI came up, and he is the king of the Bourbon family of kings, ascended the throne of France at that time. And he was 20 years old, and he married to the Austrian princess Marie Antoinette. So at the time, there was a France that he was helping the 13 American colonies that was having the war. So in order to gain independence from the common enemy, Britain, so France helped the 13 American colonies. So in order of that there's a billion in livres. Livres is we are talking about livres. Livres is a unit of currency of France. So there was a billion livres to adapt, and it already risen to more than 2 billion livres at that time. So अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर फ्रांस की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी, बिकॉज इतनी ज्यादा वो हेल्प कर रहे थे लोगों की. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ 10% इंक्रीज इन लोन्स एंड एवरीथिंग वाज नॉट गोइंग अंडर कंट्रोल. सो द फ्रेंच government decided that they will spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. So in order of that they started increases the taxes and to meet its regular expenses. And here comes the regular expenses like the cost of maintaining an army and the courts, running government offices. And we are talking about universities, controlling how the university need to be controlled. So the state was forced to increase taxes. So the main thing is not to increase tax. When there is a fall in the country, so obviously there will be an increase, and they will accept it from whom the people only of the country, right? This is the thing. But there was a difference, like there were this kind of discrimination. You all know about that. They are having the 3 states, like a society of states in France. And if we talk about first states, that was a clergy. Second state, that was the nobility. And the third state were the, like, except them, everybody else comes in the third state. So in third state, in the third state also we're having the category wise differentiation that I tell you. That first comes the big businessman, merchant, court official, lawyers, etc., etc. And then comes the peasant and artisans. And below them, मतलब बिल्कुल ही down अगर देखा जाए तो small peasants, landless laborers, and servants comes in that. So what was the point of these states that coming over here right now? That that they were divided into it, and their position was divided according to the cities they are having. There are lots of discriminations among them. It was before, it was according to the 18th century. In 1774 it was going on. So if we talk about the peasants, so peasants made up about 90% of the population in all over the France. But there was a small number of them of the land they cultivated. Like if we talk about the land cultivation of the total of the clergy is nobility, and in third state the big businessmen, merchant, court officials, and lawyers. So they are having a total number of 60% of the land under control.
and rest of the peasants, like the peasants, artisans, and the small peasants, they are having the 90% of the population, like 90% of the population they are having, and they are having only the under control of the 40% of the land. It like the in short we can say that the 90% of the population is just only having the 10% of the land, and 60% of the population is 60% of the land is under the control of the 10% of the things. So you understanding? So the members of the like the if you Alina, talk yes. yeah, please rotate your screen to landscape. It would be much more visible by then. Okay. Yeah. Is it okay now? Yeah, it's better. Okay. So if we talk about the clergy and nobility, so they are having the right by births. The most important of these were they were exemption from paying taxes. That they will not pay taxes, and they are having the feudal privileges too. They enjoy the feudal privileges, and these includes the feudal dues which they extracted from the peasants. So this is the main power which they are having at that time. So, at the time, it was a totally a discrimination which was going on between the three states. But if we talk about the situation that time, there was the population of France which rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. So there was a continuation of the production of grains was not under control, and if they are having to, the price of the bread rose, and they are under control of the clergy and nobility only, and the wages of the peasants of the labor ones were fixed, but due to the increase in prices, all the advantages going to the upper class. Like they are having the increase in their numbers, so richer are getting richer and poor are getting poorer because their wages were fixed. So if we talk about the growing middle class at that time, the peasants and workers had participated in revolts against increases taxes and food scarcity because the situation was worse at the time. So they fought for their rights, but they lacked the means and resources to carry out full-scale measures. So they started in the social and economic orders. They started doing it. If we talk about the 18th century, they witnessed the emergence of social groups, like in terms of the middle class came up in the social groups who earned their wealth through an overseas trade from the manufacture of goods. So there was in this point of time there is an high increment in their positions of the middle class is coming because they are having the educated members also, like we're having the lawyers and the administrators in the 30 states only. So in addition to merchants and manufacturers, the third estate included professionals such as lawyers and administrators too. So because of this, they were also educated, and because of this, a person's social position must depend on his merits. So these ideas envisaging a society should be on freedom and equal laws and opportunities to all were put forward by these philosophers. And philosophers' name was like John Locke and Jean-Jacques Rousseau. And Locke, in his two treatises of government, sought to refute the doctrine of the divine and absolute rights of their under the monarch. One. So yes, Rousseau carried the idea forward, of the having a social contract theory. I think so. If you are having the political science as subsidiary or mains, so you are having right now also the social contract of Locke and Rousseau, so you can easily understand. So and Montesquieu comes with the spirit of law, and he's having the right of the division of power within the government, like the legislative, executive, and judiciary. This model of government was put into force in the USA too, and the 13 of the colonies declared their dependence from Britain. So the thing which has come up with the division of powers that we are having in India too right now, so it comes from the France idea only.
So these the things which were discussed by the philosophers. So these things are being discussed in the cafe shops and in the tea shops, and people are knowing about their rights and about the strategies of Louis XVI, which he's planned to, and he's imposing further taxes. So the people have come to know about these things through through articles and through newspapers and everything. So there was a growing in the middle class at the time. So now we'll talk about the France of the old regime, like how the outbreak had happened in France. So in the outbreak, Louis XVI is increasing the taxes, and he has implemented that. Earlier in France, what had happened that a monarch discussed all the things with his e-state members. So this time also, on 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the e-state general to pass proposal of new taxes, and it represents the 300 representatives, like first and second e-states having the 300 representatives, and 600 members are under the control of the third e-state, had to stand at the back. So there was a discrimination that the first and the second e-states are sitting, and the third e-state members were standing at the back. But they are just, the proportion of them are just 600, it's double. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. If we are comparing that, the clergies and the nobility were not so much educated. In comparison to the third estate, we are having lawyers and the administrators, but they are not getting even the whole respect of them. So women and these peasants and laborers were not participated in this meeting, but there comes a 40,000 letters which the representative had brought with them. Voting in the state generally in the past had been conducted according to the principles of the each state had one vote. But this time Louis XVI had determined to continue the same practice, but the third estate pointed out that they will have their own vote, because they are having the double members, so each estate have one vote. So like we think that first and second तो एक ही साथ हैं, वो तो मिले हुए ही हैं दोनों, क्लर्जी नोबिलिटी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, जो भी बिल किंग पास करता था वो पास ही कर देते थे, बिकॉज दे विल हैव द वोट ऑफ क्लर्जी और नोबिलिटी आ जाएगी, तो थर्ड स्टेट तो साइड में ही रह जाता है, सो वो जीत ही जाते थे. तो दिस टाइम थर्ड स्टेट ने कहा कि नहीं, हमें अपने एक पर्सन का एक वोट चाहिए, सो दैट हमारे 600 मेंबर्स होंगे तो हम उसको जीत सकते हैं, जो द बिल पास हो रहा है हम उसको मना कर सकते हैं, अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं. So, but the Louis XVI rejected this. So the representative of the third state on 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles and declared themselves as National Assembly. And they said that they will fight for their rights. They will not be away from it. Like they will just protest against it jab tak wo maan nahi lete. And it was led by Mirabeau and Abbe says. Mirabeau was born in a noble family, but was convinced of the need to do with a society of feudal privileges. And he also brought about the generals and delivered powerful speeches against the noble and the clergies. So in the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, but the rest of France was seething with the turmoil. A severe winter was meant and have a bread harvest. The price of bread again rose this time, फिर से बढ़ने लगे. And because of this, the e-states, the women come out with a crowd of angry women, stormed into the things. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. King ordered that they will move to Paris, and on 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. Bastille is a kind of thing, जैसे हमारा Parliament House, ये kind of a home for a king. So उन्होंने वो destroyed कर दिया. So the Bastille destroys an important part of this French Revolution that had happened on 14 July. So on to the next, if we move on, like on the night of 4 August, finally 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of the obligation and taxes. And Louis XVI finally recorded the recognition of the National Assembly. Louis XVI, after all these things had happened, finally Louis XVI accepted it that they will have a constitutional monarchy, they will have the constitutional rights, and they will have the National Assembly.
So members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished. Lands owned by the church was confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. उन्हें 2 billion livres का वो हो चुका था. Now, finally, France became a constitutional monarchy, and the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. और उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. लाइक एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की में हम बात करते हैं कि सब कुछ किंग के हिसाब से चल रहा है, जो वो ऑर्डर करता है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है. बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज जस्ट लाइक कि आप किंग की बात पास हो रही है, फिर उसके बाद उसके पीपल्स की, जो उसके नेशन सिटीजन्स हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, एंड इट इज लाइक उनके राइट्स उसमें उस जो पास कर रहे हैं, जो चीज लॉज ला रहे हैं, उससे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दैट नीड टू बी देयर. द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज दिस ओनली, whether in एब्सोल्यूट मोनार्की किंग हैज द होल रूल, उसका पूरा रूल हो जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में उसके सिटीजन्स के पैरेलल चलकर होता है. So these powers, instead of being considered in the hands of one person, they are now to the different institute. Now, like earlier, they had come with the legislature, executive, and judiciary. Now they are just implemented through that only. The Constitution of 1790 invested the power to make laws in the land, which are indirectly elected. Now voting rights are distributed. Like how the voting rights are distributed, like who will pay the taxes of 1/4 of their wages will be allotted as have the voting rights. And right now, women doesn't have the voting rights. And the Constitution began with the Declaration of the Rights of Man and Citizens. It includes, जैसे right, आपका जो हम सबके rights होते हैं, right to live, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, free established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. Like right now, like the rights which we are having right now, those are implemented at that time too. And it was a duty of the state to protect each citizen's natural rights. So this is the French Revolution. And if we talk about the consequences and the conclusion of it, like French Revolution doesn't have the consequences and the impacts on not only on the France only, but all over the world. Like the things which came up, the everyday life of each people of the world has been changed after the French Revolution. That's why it came up as the biggest revolution, because it just changes the rights of the people. It comes as an humanity part. It came up as a right part for the whole of the world. So that's it. If you have any question, you can ask me. Anyone, any question? If you have any question, you can also put in the chat box. I think so there aren't any doubts. I'd request Sophia to continue. Sophia, join now. Okay. So, is it visible? Yes, it is visible. Okay. So here I am. I'd request you to discussing. just rotate in landscape mode. Okay. Yeah. Okay. Yeah, great. Okay. So we'll start with price revolution. So it is said that it was the second commercial revolution where the price doubled. Firstly, the price level increased during the 16th century in Europe. It caused by the discovery of silver and gold. So it was a commercial revolution where we can see a sudden rise in price. In all social and economic changes were done here.
the price rise badly affected the agricultural sectors like the cotton and rice, but there was a drastic price rise in corn. It's not that कि और कमोडिटीज में और कोई राइज नहीं आया था, लेकिन सबसे ज्यादा चेंजेस जो देखे गए थे वो कॉर्न की प्राइस राइज में देखा गया था. सो यूरोप एंड पर्टिकुलरली अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो प्राइस रिवोल्यूशन वहां पे हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी में एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी. And in these 50 years of series of economic events led to a high rate of inflation on an average price of commodities rose by sixfold. So जैसे कि बताया कि सिर्फ कॉर्न में ही नहीं और सारी चीजों में, लेकिन कॉर्न में सबसे ज्यादा हुआ था. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि जो लार्ज इन्फ्लक्स था गोल्ड और सिल्वर का फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड फ्रॉम 1545, जो हम कह सकते हैं कि सिल्वर जो थे वो पेरू और मेक्सिको में लार्ज अमाउंट में वहां पे सिल्वर कॉइन्स बनने लगे थे. और Sophia, your screen is not visible. I don't know what has happened. Your screen is not visible. okay, wait. Yeah. Now It's Is it partially visible now? visible. It's partially visible. I'll scroll it. Okay. Yeah. तो ये था कि वहां से स्पेन और अमेरिका से सिल्वर और जो बुलियंस थे वो ये लोग ले रहे थे और सिल्वर कॉइन्स को एक्सचेंज कर रहे थे, और जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा वो सिल्वर इनके पास सिल्वर इकट्ठा हो गए थे और सिल्वर कॉइन्स ये लोग बनाने लगे थे अपने, और उसी एक्सचेंज में वो प्रीशियस मेटल्स एक्सचेंज करते थे, दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करते थे. स्पेनिश ट्रेजर फ्लीट ब्रॉट दिस प्रीशियस मेटल्स टू द पोर्ट ऑफ सेविल, and from here it was percolated to rest of the Europe. In return of these costly Asian imports, Europe exchanged silver coins minted out of the bullions minted in Mexico and Peru. So ultimately there was too much money available for goods, but there was a price, but there was a steep price rise in goods and agricultural field, because there were some reasons, because they have insufficient agricultural skills, and due to the enclosure movement the price went up for the goods and for goods and agricultural goods. लाइक इंक्लोजर मूवमेंट में क्या हुआ, लोगों ने अपने लैंड्स और गवर्नमेंट ने अपने लैंड लेके उसको उसकी फेंसिंग कर दी, और उसके बाद उसमें अपने ही बेनिफिट के लिए वो लोग ग्रो करने लगे और वो हाई रेट्स में एक्सपोर्ट होते थे, तो जिससे वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो गया. और डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी हैं इसके, जैसे कि उस वक्त मिड 14th सेंचुरी में क्या हुआ था, प्लेग आया था, एक एपिडेमिक आया था प्लेग, दैट इज ब्लैक डेथ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डीपॉपुलेशन हुआ था मास लेवल पे. उसके बाद 15th सेंचुरी में धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, लोगों की डिमांड्स बढ़ने लगी एग्रीकल्चर लैंड्स की, फिर इंक्लोजर मूवमेंट आ गया. सम लैंड्स वर यूज्ड फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स particularly rose. हाँ, उसके बाद फिर वो यार सॉरी, सो देयर वर टू स्कूल्स जिन्होंने प्राइस रिवोल्यूशन पे और प्राइस राइज पे अपनी थ्योरीज दी थी, द डिमांड पुल एंड द मॉनेटरी स्कूल. सो जो डिमांड पुल स्कूल था, दे से कि जो प्राइस राइज हुआ है कमोडिटीज में, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हुआ है, और दे ऑल्सो सेड दैट देयर वाज अ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड एंड देयर वाज डिमांड फॉर मोर प्रोडक्शन.
whereas the monetary school, जो monetary school था, उनके according to them, there was an increase in actual amount of money in circulation, which inflicted an excessive liquidity in the situation. They say, उनका कहना ये था कि वो actual amount में उनके they say that there was an actual increase in the amount of bullions. दूसरी कंट्री से जो bullions लेते हैं उनके पास बहुत ज्यादा हो गए थे. That's because the increase in the trade and commerce, इसकी वजह से increase हुआ था trade commerce में. लेकिन ये जो interpretation था in schools का, it was not accepted by many of the people. उन लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा, it's not necessary. The purchasing power of money increased because of the discovery. इन्होंने बोला कि मनी की purchasing power इसलिए increase हुआ क्योंकि गोल्ड और सिल्वर माइंस की डिस्कवरी जो हुई थी लैटिन अमेरिका में, उस वजह से हुआ है. And basically reason यही थे, और there was a transfer of wealth from mass of classes to the farmers, capitalists, and this gave rise to the emergence of capitalist society in Europe. So these were the basic reasons for the price rise. Basically आप questions ये आते हैं कि discuss the factors for the price rise. So these are the factors, जैसे कि enclosure movement हो गया आपका black death हो गया price rise में, increase influx of precious metals like the gold and silver, और insufficient farming methods थे उनके पास, जिसकी वजह से उनके पास उतने food grains नहीं थे जितने होने चाहिए, और population एकदम से 15th century में rapidly increase होने लगी, जिसकी वजह से food grains का shortage पड़ गया था उनके पास. So these were the few reasons. बाकी that's it. Any questions? Any questions? I think so there aren't any questions because we haven't heard anything from you. And everyone, I'd like to thank you for being here. And if you have got any questions, please, from any topic, just let us know in the chat box. We can discuss them briefly. Okay. Thank you. One among you asked what were the economic reasons behind French Revolution. I think so. This would be best answered by the one who will explain to us French Revolution, please. Yes. I think, okay, I don't know what. I should answer this, na? French Revolution. Yeah, please. Yeah, okay. So, who asked this question, by the way? Shaista, okay. So, economic reason, it was French Revolution was mainly based on economic reason only, the increasing of the taxes, and it was not according to the, like a proper people's value. Like there was a discrimination, like some were asking about more taxes, some were asked by the lesser taxes. So there comes a reason behind the taxes only, and there was a rise in the population, so there was a decreasement in the crop, and we have just discussed in the Bastille, there comes a winter, lots of winter had came, so there was a loss in drought come in the crop.
So these were the reasons behind that led to the French Revolution. Economic reason was mainly the taxes and the like a poor crop issue. That was the main reason. I hope your query is answered. I hope your doubts are cleared. And I'd like to thank everyone who is a part of the session for making it fruitful and for being a part of this session that encompasses knowledge of European history, particularly that pertains to after the Renaissance period and along to the modern Europe. I hope that all your doubts are cleared and wish you the best of luck in your future endeavors. Thank you, everyone.